सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट एकता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कृषि समाधान। श्रोताओं, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है दलहनी फसलों में कीट प्रबंधन। देखिए, हमारे देश में दलहनी फसलों की खेती लगभग 260 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है, जिसमें से लगभग 140 लाख टन वार्षिक उत्पादन होता है। पोषण वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे संतुलित आहार में 80 ग्राम दाल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक है, लेकिन वर्तमान में इसकी उपलब्धता केवल 38 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ही है। इसका मुख्य कारण प्रति हेक्टेयर दलहन उपज का कम होना है। दलहनी फसलों में उपज कम होने का एक मुख्य कारण कीटों एवं रोगों का सही समय पर नियंत्रण न कर पाना भी है। तो आज इसी विषय पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य नरेंद्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग से प्राध्यापक डॉक्टर उमेश चंद्रा। नमस्कार सर। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले हमें यह बताएं कि अलग अलग मौसम में, जैसे कि जायद में, रबी में, खरीफ में कौन कौन सी दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है और इनमें कीटों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? जी धन्यवाद। जैसे हमारे किसान भाई ये दलहनी फसलों को लेकर कई ऐसी फसलें हैं जिसमें बहुत चिंतित रहते हैं कि उसमें हमारे कीट बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे अभी खरीफ में हमारी जो अरहर लगाते हैं उस समय, और अरहर का मुख्य उस समय की जो फसल है या उड़द मूंग होती है, और रबी में चने की लगाते हैं, चना, मसूर, मटर लगाते हैं, और जायद में हमारा जो मूंग, उड़द मूंग विशेषतया किसान भाई हमारे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि जो खरीफ में जब अरहर लगाते हैं उस समय देखते हैं कि अरहर में जैसे ही लगाते हैं उसके बाद एक कीट आता है पत्ती लपेटक। कीट तो उसमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो मुख्य नुकसान पहुँचाने वाले कीट आपको दिखाई देते हैं, जैसे उसमें कुछ पत्ती काटने वाले भी होंगे, और पत्ती लपेटक एक कीट है जिससे हमारे किसान भाई बड़े परेशान हो जाते हैं कि पत्तियां लपेट ली और आगे उसकी बढ़वार रुक जा रही है। लेकिन इसकी एक निगरानी रेगुलर करते रहने से एक चीज़ देख सकते हैं उसमें कि पत्ती लपेटक आ रहा है, और जब इसका प्रकोप क्या है कि जब तक इस फलियां लगती उस समय तक होता है। लेकिन इसको अगर आप रेगुलर देखते रहें और इसको मॉनिटरिंग करके ये देख सकते हैं कि अगर ये पत्ती लपेटक आ रहा है तो आप चाहे तो आप अपने उसको तोड़ करके मिट्टी में दबा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर कुछ भी उस पर नहीं करेंगे तो आपका बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी किसान भाई परेशान रहते हैं, तो उसको ध्यान दें कि अगर लगा हुआ है तो उसको बहुत नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि होता क्या है, जहाँ पर पत्ती लपेट लेता है फिर उसके नीचे से कई शाखाएँ अलग निकलने लगती हैं। तो जैसे दलहनी फसल में आपकी अरहर ऐसी है जिसमें जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी तो फलियां उतनी ज़्यादा अधिक लगेंगी, और आगे इसमें और भी जो भी कीट, तमाम तरह के कीट आपको उसमें लगते हैं कि जो है क्रेविग्रेल्डा है या तमाम तरह के बग्स लगते हैं। तो ये सब बहुत नुकसान आपको नहीं दिखाई देता हमारे किसान भाइयों को जिस तरह से वो करते हैं। लेकिन उसमें सबसे मुख्य रूप से जो अरहर में नुकसान पहुँचाता है वो कीट है, एक तो जो फली बेधक है और एक और है जो फल मक्खी है, फली मक्खी। ये दोनों ऐसे कीट हैं जो हमारे फसल में अगर बहुत ज़्यादा इसकी संख्या में लग जाए, अगर फली मक्खी लग जाए तो किसानों को 50% से 90% तक नुकसान हो जाता है अगर वो ध्यान नहीं दिया तो। क्योंकि ये कीट क्या है कि जो फली बेधक है, जैसे फली बेधक में हमारा एक मुख्य रूप से ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है जो चने का फली बेधक है, जिसको हेलिकोबाक्टर पाल्मेरा कहते हैं। ये क्या है कि फलियों को ऊपर से खा करके दाने को उसको ख़राब कर देता है, और इसकी संख्या एक तो ये कीट ये होता है कि जो जिस तरह से उसकी पत्तियां होंगी उसी तरह से कलर बदल लेता है, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई देख भी नहीं पाते हैं, या हमेशा जब तक नहीं रेगुलर मॉनिटरिंग तब तक नहीं समझ में आता कि ये कीट नुकसान पहुँचा रहा है। तो इसको करने के लिए कई सारी विधाएं हैं। जैसे अगर हम इनको निगरानी करते रहें तो फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप में ये होता है कि उससे क्या है कि ये जो कीट, इसके जो वयस्क कीट हैं जो नुकसान नहीं पहुँचाते, जिनको प्रौढ़ जो होते हैं, ये रात्रि में निकलते हैं। तो हम अगर फेरोमोन ट्रैप, जिसका नाम एच लियोर करके होता है, कि इसको अगर हम लगा देंगे
और ये देखते रहें कि हमारे उस सुबह जाकर के ट्रैप को देखेंगे तो ट्रैप में अगर कीट उसके वयस्क 5 से अधिक आ गए हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पर ये कीट है और इसकी संख्या एक ETL लेवल पर पहुँच रही है। तो ETL क्या होता है कि एक स्थिति होती है, क्षति स्तर की स्थिति होती है, जिसमें हमको ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि हमको अब कीट को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में क्या होता है कि कीट की संख्या अगर बहुत जो नुकसान करने वाले कम है तो जो हमारे नेचुरल एनिमीज हैं, जो हमारे मित्र कीट हैं, वो क्या करते हैं, उनका बैलेंस करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से उसमें उसको सुरक्षित करते रहते हैं और उस कीट को खा करके हमारे फसल की सुरक्षा करते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है, अगर ऐसा नहीं करना है कि हमने ये कीट देखा और ले जा करके तमाम इंसेक्टिसाइड उसमें झोंक दिया, डाल दिया, और क्या होगा कि उससे क्या होता है, ज़्यादा अगर बिना समझे बूझे इंसेक्टिसाइड अधिक डालेंगे तो सबसे पहले हमारे मित्र कीट उसमें ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हमको कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। तो ये ध्यान देना है कि ट्रैप से पता चल जाएगा कि हमारे क्षेत्र में एक कीट है कि नहीं है। दूसरा, फिर आपको देखेंगे कि अगर आ गया तो कंट्रोल करने के लिए एक तो तरीका है कि उसमें ट्रैप की संख्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो उससे जितने वयस्क उसके एरिया में सब एकत्रित हो जाएंगे और उनको ख़त्म कर देना है। दूसरा है कि अगर उसमें आपको निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक NPV होता है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये जैविक कीट नियंत्रक है जिसके आपको स्प्रे करके उस अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है किसान भाइयों को कि हमारे जितने भी मित्र कीट है वो मरते नहीं हैं, और जिस कीट के लिए हम अगर जैसे फली छेदक के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो केवल फली छेदक ही उसमें मरेगा और कोई दूसरा कीट नहीं मरेगा। तो इससे एक बड़ा अच्छा रहता है और ये किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये क्या है कि आसानी से उपलब्ध होने के लिए तमाम कृषि विभाग में इस पे छूट भी आती है, या फिर इसको उपलब्ध यूज कर लेने से। और इसका स्प्रे करने का ये है कि अगर हमको एक बार स्प्रे करते हैं न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस NPV जिसको बोलते हैं, तो NPV का स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे 10 दिन के बाद करते हैं। और अगर देखें कि इन जो लार्वा, जो सूंडी है, सूंडी के कई अवस्थाएं होती हैं, तो जो द्वितीय स्थिति होती है जो हमको सेकंड स्टार बोलते हैं, तो उस अवस्था में करने पर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। तो देखेंगे कि एक स्प्रे के बाद अगर दूसरा स्प्रे आपने किया तो दूसरे स्प्रे के बाद ही लगता है कि कंट्रोल हो गया, तो आगे आपको नहीं करना है, लेकिन कर सकते हैं आप 3 से 4 स्प्रे कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है जिससे हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर ये इसके बाद ये आपको नियंत्रित नहीं हुआ, तब हम इसके बाद कभी कभी कंडीशन होती है कि समय से नहीं स्प्रे हुआ है, नहीं हुआ, तो इसकी संख्या फिर भी कम नहीं होती है, तब हमको अंतिम रूप में किसी भी रासायनिक दवा पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम इसको कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। ये तो हो गया फली छेदक। और दूसरा इसमें जो मुख्य कीट लगता है, फली मक्खी लगती। फली मक्खी की विशेषता यह है कि जो अपने घरेलू मक्खी होती है उससे थोड़ा सा छोटी होती है, और इसका जो एब्डोमेन है, इसका उदर जो है वो आपको एक ओविपोस्टर के रूप में चेंज रहता है, जो क्या करता है, ये फली जैसे ही बनना शुरू होती है, फली के अंदर ओविपोस्टर घुसा करके अंडे अंदर पहुंचा देती है। अंडे अंदर चले जाते हैं तो फली के बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, और हमारा जो फली है दिखाई देगा बिल्कुल स्वस्थ है, सही है। और इसको जानने के लिए हमारे किसान भाइयों को करना क्या होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि इस कीट से जो हम बता रहे हैं कि फली मक्खी है, इससे पूरी की पूरी फसल खत्म होते हुए मैंने देखा है। कई किसानों ने जो बुलाया अभी लास्ट समय पे कि हाँ मेरे फलियों बहुत सारे सब खा लिए हैं, क्योंकि होता क्या है, अंदर अंदर वो दाने को उसके मैगट्स खाते रहते हैं, और फिर जब उसमें से वयस्क बाहर आता है तो उसमें एक छिद्र बना देता है, तब ये पता चलता है कि इसमें ये कीट लगा हुआ है। और ऐसा भी होता है कि देखने को ये दिखता है कि एक एक फली में 3-4 छिद्र दिखाई देते हैं। इसका मतलब कि उसमें कई मैगट्स उसके अंदर बढ़ रहे थे और उसकी फलियों को खा रहे, उसके दाने को खा रहे थे। तो ये क्या है, ये इससे किसान परेशान हो जाता है। जो हमारा फली वेधक था उससे तो पता चल जाता है, तो नियंत्रण शुरू कर दे। लेकिन इसमें क्या करना है
कि आपको अपने खेत के कई जगह से अपनी फसल में कई जगह, जैसे अभी ये समय चल रहा है जबकि लोगों के खेत में अरहर की फसल खड़ी हुई है और फलियां लगी, तो उसमें देखेंगे ये समय भी बहुत ही उपयुक्त है जब आपको फली मक्खी का आपके उसमें प्रकोप दिखाई देगा। उसमें आप कई जगह से फलियां 5-5 फलियां तोड़ लीजिए, आप 5 जगह से 6 जगह से किनारे से कुछ बीज से, उस फलियों को खोलेंगे तो उसमें चावल की तरह से सफ़ेद उसमें अंदर जो है उसके कोकून भी दिखाई दे सकते हैं या उसके मैगट्स छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो वो क्या करते हैं, यही दानों को खा करके ख़राब करते हैं। तो स्थिति क्या होती है कि अगर ये इससे नुकसान हुआ तो अंत में जब किसान अपने घर ले आता है काट करके अरहर की फसल, तो उससे देखते हैं कि सबूत जो दाना होता है वो नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सब खाए हुए दाने उसमें रहते हैं, तो उसकी फसल पूरी तरह से खराब हो गई होती है। अब इसके लिए हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि ये ध्यान दें कि जब जैसे ही फूल आना शुरू होता है, फूल आने के 25% तक फूल आ जाए उसमें, तभी उसमें आपको ऐसे रसायन मतलब कि इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है जिससे कांटेक्ट या सिस्टमिक इस तरह का कि जिससे वो जो फली मक्खी है उस पर बैठे तो ख़त्म हो जाए और एग लेइंग ना हो पाए उससे। तो ये सावधानी देने की आवश्यकता होती है उसमें। अगर एक सुरक्षात्मक छिड़काव हम बोलते हैं कि अगर इसको अगर हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उस फली मक्खी से बचा जा सकता है। अन्यथा की स्थिति न जानकारी की वजह से बहुत सारा इससे नुकसान हो जाता है। तो ये तो अरहर की बात हो गई। दूसरा एक और भी हमारी जो इस समय फसल है जिसमें बहुत सारे किसान परेशान भी होते हैं, चने में फली बेधक लगता है। चने में आप जान लीजिए कि हमारे किसान भाई ये देख लें कि जो एक सूढ़ी होती है एक दिन में कम से कम 25 फलियों को नुकसान करती है। और करती क्या है कि उस एक फली में जाएगी, एक दाने को ख़राब किया, फिर दूसरे फली में गया और आधा भाग इसका बाहर दिखाई देता रहता है सूढ़ी का, और सूढ़ी का रंग भी हरे रंग का होता है और पत्तियां भी हरे रंग की होती हैं, तो इसलिए आसानी से दिखता भी नहीं है, लेकिन ये बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए भी किसान भाई बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं या उसको प्रयास करते हैं, लेकिन इसको भी आसानी से आप नियंत्रित कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से कर सकते हैं। और एनपीवी जो अभी मैं उसमें अरहर में बता रहा था अरहर के लिए, तो वो चने में भी इसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं और इसका नियंत्रण बहुत ही बढ़िया से हो जाता है, और जिससे कि आपकी आगे किसी भी रासायनिक केमिकल इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आपको होता क्या है, एक किसान भाई जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग पता लगा नहीं मिल रहा है तो रासायनिक दवा का प्रयोग करने के लिए, तो उसमें एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कोई जैविक कीटनाशक आपको उपलब्ध है तो सबसे पहले उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, और कई सारे उसमें ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनको हम वो सुरक्षात्मक उस तरह से रहते हैं कि हमारे जो मित्र कीट हैं वो सुरक्षित बचे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जैविक कीटनाशक हमारे उपलब्ध रहता है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से करके हम अपनी फसल को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो फेरोमोन ट्रैप लगाने के बाद आपको पता चल रहा है इतने सारे वयस्क कीट आएंगे कि अपने आप धीरे धीरे वो उस एरिया में उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो जो सूढ़ियाँ हैं उनको आप एनपीवी डाल करके आगे ख़त्म कर दिया तो आगे आपका नुकसान बच जाता है। तो ये बहुत सारा इससे जो है आपके बचाव हो जाता है अपनी इस फसल में। और दूसरा है कि जैसे आप वो उड़द मूंग की बात है, तो उड़द मूंग में क्या है कि खरीफ के सीजन में जब लगाते हैं तो उसमें एक तो कीट आता है जो हेरी कैटरपिलर बाल वाली सूढ़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। कभी कभी देखेंगे एक जगह अंडे ढेर सारे अंडे दे देगी तो उसमें क्या होगा कि पत्तियों के नीचे एक तरफ से वो पत्तियों का पूरा हरा भाग खा करके उसको एक उसका जाल सा दिखाई देने लगता है, पत्ती का आकार ही बचा रहता है और वो धीरे धीरे ऐसी स्थिति कर देती है अगर संख्या उसकी बढ़ गई तो पूरा का पूरा पत्तियां वो ख़त्म कर देती हैं। जब पत्तियां ख़त्म कर देती हैं तो जो उसमें से जो प्रोडक्शन होना, जो उत्पादन होना है, उसमें फलियां लगनी है तो नहीं लग पाती हैं उस तरह से, क्योंकि वो
उसका जब सारी पत्तियां खा जाएंगी तो उनका जो भोजन बनाने की स्थिति वो भी कम हो जाती है, तो बहुत सारा उससे नुकसान होता है। तो इसको निगरानी करके इसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। और इसको नियंत्रित करने के लिए एक तो आप ये चीज़ हो सकता है कि अगर फील्ड में अगर दिखाई देगा तो अंडे अगर एक जगह रहते तो उनको तोड़कर मिट्टी में दबा सकते हैं। पत्ती को एक ही जगह पे कम से कम 50 से ज़्यादा अंडे उसमें रहते हैं, तो वहाँ पर उसको दबा सकते हैं। या फिर कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का, डस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, या नीम बेस्ड, नीम ऑयल का या नीम की जो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा इससे कंट्रोल किया जा सकता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नुकसान इसमें जो हमारे उड़द मूंग में करता है, जिससे कई दो नुकसान होता है। एक तो जो सफ़ेद मक्खी है उसमें लगती है, तो सफ़ेद मक्खी क्या करती है, एक तो ये शक करती है कि उसका उत्पादन कम होता, उसकी बढ़वार को चेक करने लगती। दूसरा होता क्या है कि ये जो एक पीला मोज़ेक रोग है इसको भी फैलाने का काम करती है। तो पीला मोज़ेक क्या है कि ये अगर कहीं भी आपके खेत में या मेड़ के आसपास भी अगर कोई चौड़ी पत्ती वाला कोई खरपतवार है तो वहाँ भी ये रहता है। अगर ऐसा है वहाँ पे मोज़ेक, तो ये उसके माध्यम से ये कीट आपके उस फसल में पहुँचा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे धीरे धीरे पत्तियाँ आपको पीली होती दिखाई देंगी और धीरे धीरे इतनी संख्या कभी अगर नहीं ध्यान दिया गया तो बढ़ जाती है। और बढ़ने से क्या होगा, वो भी उत्पादन आपका पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो इसमें तो ये क्या है कि इसमें जो हम सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो हमारा उड़द मूंग की फसल है उसमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर वहाँ पर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो रहा है, सफ़ेद मक्खियाँ किसान भाई हमारे देखेंगे कहाँ, अगर उसमें पत्ती को वो एक दो ऊपरी और नीचे की सतह होती है, तो अगर पत्ती के नीचे की सतह को आप उसको पलट करके देखेंगे तो उसके पत्तियों के नीचे ये सफ़ेद बहुत छोटे छोटे मक्खी उस पर बैठी रहती हैं और वो धीरे धीरे उसको चूस करके कमज़ोर करते रहते हैं। और ये अगर एक भी पौधा हमारे उस खेत के आसपास मोज़ेक से प्रभावित मिल जाता है तो उस पर अगर गई तो वहाँ से आकर के हमारे दूसरे पौधे पे, फिर तीसरे पौधे, इस तरह से कभी कभी कई एरिया ऐसा है जहाँ पर कि पूरा का पूरा क्षेत्र वो सफ़ेद जो पीले मोज़ेक के चपेट में आ जाता है। जैसे इधर कई बार देखने में आया है कि जो बुंदेलखंड एरिया का क्षेत्र है, झांसी का क्षेत्र है, उस एरिया में एक तरफ से पूरी की पूरी उड़द मूंग जो भी फसल है एकदम पीला दिखाई देने लगता है। और कई बार इसको कृषि विभाग की इसमें गोष्ठियों में भी देखने को मिला है कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। प्रकोप तो हर क्षेत्र में होता है, आपके अपने क्षेत्र में भी इसका होता है, लेकिन अगर सावधानी करेंगी, करना क्या होता है, जैसे अभी इसको नियंत्रित करने के लिए कि लोग ये करने लगते हैं कि ये तो पीला हो रहा है तो पहले इसको कोई डिजीज़ के लिए दवा डालें। तो डिजीज़ तो अपने आप फैल नहीं रही है, डिजीज़ को फैलाने वाला कोई कारक है जो फैला रहा है। तो हमको अपने किसान भाइयों को हम बताना ये चाहते हैं कि वो ध्यान दें कि जो कीट फैला रहा है उस कीट को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जैसे सफ़ेद मक्खी को मारने की आवश्यकता है, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमको चाहे रासायनिक या जैविक या जो है पौधों से बनी हुई जो भी हमारे कीटनाशक हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ कॉन्टैक्ट, सिस्टमिक, दोनों इस तरह के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करके हम पहले सफ़ेद मक्खी को ख़त्म करेंगे। और सफ़ेद मक्खी को ख़त्म कर लेंगे तो निश्चित रूप से आगे जो भी हमारा नुकसान या जो भी वायरस फैल गया जिस पौधों में, अपने आप वहाँ से आगे फिर बढ़ने नहीं पाएगा और रुक जाएगा। तो ये तो तरीका है जिससे हम उसको आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हमको ये जो सबसे नुकसान, ये इस पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, आपने अरहर में फली भेदक, फल मक्खी, चने में फली भेदक, साथ ही उड़द मूंग में
सफ़ेद मक्खी, रस चूसक आदि कीटों के बारे में बताया कि उनकी पहचान कैसे करें, उनका नियंत्रण कैसे करें। येलो मोज़ेक के नियंत्रण के बारे में भी आपने विस्तार से चर्चा की। कीट नियंत्रण में फेरोमोन ट्रैप के महत्व और वो कैसे कार्य करता है, इसके बारे में भी आपने हमें बताया। सर, अब हमें बताएं कि जो आप जैविक कीट नियंत्रण के बारे में बोल रहे थे, क्या जैविक कीटनाशकों का प्रयोग दलहनी फसलों में प्रभावी हो सकता है? और अगर हम इसकी तुलना रासायनिक कीटनाशकों से करें तो क्या ये त्वरित नियंत्रण प्रदान करने में सहायक होता है? जी, ऐसा होता है कि हम रसायन पे जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन रसायन पे शुरू में क्या होता है कि जब हम अपनी फसल का लगातार निगरानी करते रहते हैं, तो निगरानी करने से एक चीज़ पता चलता है कि कब से कीट हमारे फसल में आना शुरू किया है। तो कीट आना शुरू किया तो उस समय की स्थिति होती है कि पहले जैसे ही वो उस लेवल पे पहुंचता है, जिसको हम आर्थिक क्षति स्तर बोलते हैं, कि जैसे हम अभी मान लेते हैं कि वो जो चने का फली वेधक है, इसके लिए हमारे अगर प्रति पौधा या प्रति 1 मीटर में 1 से 2 उसमें सूंडी या फिर प्रति ट्रैप 5 से अधिक उसमें अगर वयस्क कीट आ रहे हैं तो हमारा क्षति स्तर है। ऐसी स्थिति आते ही हम सबसे पहले जो नीम पर आधारित जैसे NSKE का उपयोग कर सकते हैं। तो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का प्रयोग कर से क्या होगा, उससे एक तो कीट का बिहेवियर डिस्टर्ब होगा, उसके खाने में रुचि कम हो जाएगी, अगर जो खाया तो उसके आगे जो भी ब्रीडिंग से संबंधित उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये धीरे धीरे वो कीट उससे प्रभावित होगा और हमारा नियंत्रण हो जाएगा। और इसके बाद और भी जो हमारे जैविक हैं, इसको हम लगातार अगर टाइमली समय से अगर करते हैं तो ये निश्चित रूप से प्रभावी होता है और रसायन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जिसको हम लोगों ने कई इस पे किसानों के प्रक्षेत्रों पे किया भी है, करके भी देखा है। तो ये निश्चित रूप से प्रभावी होता है। स्पेशली जो हमने इस पे जो चने और अरहर पे NPV का प्रयोग और आगे जो है हमारा फेरोमोन कंट्रोल, ये बहुत ही प्रभावी रहा है, जिसको अगर समय से प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से रासायनिक का जो भी हमारा कीटनाशक इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सर, दलहनी फसलों के लिए कीट प्रबंधन के समय को लेकर आप कोई विशेष सलाह देना चाहेंगे क्या? जैसे कि अलग अलग मौसम में गर्मी हुआ या बरसात का मौसम हुआ तो इसमें कीटों की संख्या और सक्रियता दोनों ही बढ़ जाती है। तो इन मौसमों में कीटों के निगरानी और नियंत्रण को लेकर कोई आप विशेष सलाह देना चाहेंगे क्या? जी, जैसे है कि अभी देखिए सबसे ज़्यादा कीट हमारे खरीफ के सीजन में आते हैं, जिसमें फसलें उस समय उनके अनुसार क्या होता है कि आर्द्रता उस समय वातावरण में ज़्यादा रहती है और कीट का प्रकोप भी ज़्यादा उस समय होता है। तो एक तो हमारे किसान भाई ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि अगर खरपतवार रहित अगर अपनी फील्ड को कर देंगे तो निश्चित रूप से इसका जो है प्रकोप कम से कम होगा, ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो पूर्व की फसल कोई होती है उसका अवशेष अगर आसपास रखा है तो जो कीट हैं पहले से उसमें अपना श्रेय लिए रहते हैं, जिससे वो आगे जैसे ही फसल आती है नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो हमारे किसान भाई अपने फसल को एक तो ध्यान दें कि जो बुआई का समय बताया गया है, जो संस्तुत की गई है, और जो पौध से पौध और लाइन से लाइन की दूरी निश्चित की गई है, इसको विशेष ध्यान दें। और जो उसमें उर्वरक का प्रयोग करने की आवश्यकता हो, जैसे कि एक निश्चित दिया गया है कि कितना हमको डालना है। अगर उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक दे दिया इन्होंने तो क्या होगा कि आप अगर उसको देते हो तो उसमें निश्चित रूप से कीट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारा पौधा बहुत ही सकुलेंट हो जाता है जिसमें कि कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान अगर देंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो फसल को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसी तरह से रबी में भी हमारा अलग अलग दूसरा कीट आते हैं, दूसरी फसलें रहती हैं, तो उसमें भी कीट का तो मतलब बरसात से कम ही होता है, लेकिन फिर भी अलग अलग फसलों में उतना नुकसान करते हैं कीट, जो भी चाहे आपका चने में है या फिर अरहर में नुकसान करते हैं। जायद में क्या है, जायद में कीट तो कम लगते हैं। जायद में कीट स्पेशली मुख्यतः क्या लगता है कि जो इसमें जो क्या कहते हैं कि सफ़ेद मक्खी का ज़्यादा उसमें दिखाई देता है, जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो तीनों सीजन में अलग अलग है, अगर इसको किसान समय से ध्यान दें और इसकी समय पर बुआई करें
और निगरानी निश्चित अगर समय से करते रहें तो कम से कम लागत में और सस्ते, मतलब कि हमारा जैसे कि जो क्या कहते हैं कि जैविक है, जैसे नीम की पत्तियां, नीम का बीज, नीम के जो भी तेल, ये सारी चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं हमारे किसान, और निश्चित रूप से उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके बाद ध्यान सिर्फ ये देना है कि समय से ध्यान देने की ज़रूरत है, कब करना है उस समय करेंगे तो कम से कम लागत में वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और एक स्वस्थ जो है बीज जो भी मतलब अपना उत्पाद ले सकते हैं और उससे मुनाफा भी ज़्यादा होगा। बहुत सारे किसान हमारे ऐसे होते हैं जिनको देखो कि वो क्या करते हैं, एक कीट देखा और रासायनिक दवा डाल दिया और फिर अगली बार देखा कि फिर ले आगे डाल, वो क्या करते हैं कि जा कर के लाए और उनके पैसे का नुकसान होता है और नियंत्रण भी उस स्तर पर नहीं होता है और उत्पाद भी उनका जो है प्रभावित होता है कि जो रसायन में उसमें आगे उसके अवशेष रह जाते हैं। तो हमारे किसान भाई अगर नियमित रूप से जानकारी के साथ ये भी और ध्यान देना चाहिए कि अगर किसान भाई कोई समस्या है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, इसके तमाम कृषि विज्ञान केंद्र हैं या अन्य जो उस क्षेत्र में जहाँ पे आते हैं, अगर ऐसी संस्थाएं वहाँ पर हैं तो वहाँ का सलाह लेकर के अपने अच्छे उत्पाद ले सकते हैं और निश्चित रूप से कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। सर, हमें बताएं कि फसल चक्र या मिश्रित खेती का कीट प्रबंधन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या ये दलहनी फसलों के लिए भी लाभकारी होता है? फसल चक्र से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जैसे कि हम दलहनी फसल लगाए और इसके बाद हम दूसरी लगाए तो कुछ में होता क्या है कि दीमक का प्रकोप होता है और दीमक धीरे धीरे उस क्षेत्र में मान लीजिए बहुत लग रहा है तो अगली बार फसल बदल देंगे तो उसका जो है प्रकोप कम हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर जैसे इंटरक्रॉपिंग कर लेते हैं तो भी कीट का प्रकोप कम हो जाता है। जैसे अभी हम इसका टमाटर की खेती करते हैं, टमाटर के बीच में हम अगर 14 लाइनों के बाद या कुछ लाइनों के बाद अगर इसमें हम गेंदा का फूल लगा देते हैं तो इससे क्या होता है कि उस पर कीट का जो अट्रैक्शन है उस पर हमारे जो दूसरी क्रॉप है उस पर चला जाता है, तो इससे एक तो उसका बचाव किया जा सकता है। लेकिन फसल चक्र की बात आप करें तो फसल चक्र बदलने से कीट हमारे नियंत्रित हो जाए, क्योंकि अगला जब उनको होस्ट नहीं मिलेगा, जब उनको आगे खाने को नहीं मिला तो वो उस क्षेत्र से उनका जो है बढ़ना कम हो जाता है। तो निश्चित रूप से फसल चक्र से भी हम अपने कीट को नियंत्रण को कर सकते हैं। सर, हमें बताएं कि दलहनी फसलों में कीट नियंत्रण के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का क्या महत्व है और इसे कैसे लागू किया जा सकता है? धन्यवाद। बहुत अच्छा ये है कि अभी जो हमारा जो एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन, जिसको हमारे किसान भाई अगर इसको ध्यान में रख करके किसी भी फसल को लगाते हैं तो निश्चित रूप से वो उनकी फसल जो है कम से कम लागत में तैयार हो सकती है। जैसे सबसे पहले हमारे किसान भाई क्या करें कि जो बीज की बुआई कर रहे हैं उसमें अगर कीट या रोग प्रतिरोधी प्रजातियां उपलब्ध हैं जिसका उत्पादन बहुत अच्छा है तो इसका चुनाव कर सकते हैं। उसका चुनाव करने के बाद उनको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले बीज शोधन करना है। बीज शोधित करने के बाद ही बीज की बुआई करना है। बीज शोधन करने से फायदा होता है कि जितने जो मृदा जनित और ऐसे रोग हैं वो आगे नहीं आने पाते हैं। और सबसे पहले आप थोड़े से खर्च करके चाहे ट्राइकोडर्मा से या जो है जिस तरह की फसल है कोई रासायनिक ऐसे भी उससे भी आप इसको शोधित करके अगर बुआई करते हैं तो आगे की जो आपको बहुत ज़्यादा खर्च होने की संभावना होती है वो बचा जा सकता है। इसके बाद होता है कि जैसे आपकी फसल उसमें इस भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि उसको जो निश्चित दूरी और पौध से पौध और लाइन से लाइन की है और एक संस्तुत जो उर्वरक का प्रयोग भी इसमें करने की सलाह दी जाती है कि अगर ऐसे करते हैं तो आगे इनका कीट कम से कम लगेगा। दूसरा होता है कि कुछ ऐसे कीट होते हैं जिनको हम आसानी से पकड़ सकते हैं या ट्रैप क्रॉप लगा करके भी उसको नियंत्रित कर सकते हैं, तो इसको भी हम उसमें लगाते हैं और उसको नियंत्रित कर लेते हैं। अगला उसमें है कि सबसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे हम उसको यांत्रिक विधि से भी कर सकते हैं, तो हम कीट को जैसे जो बड़ी सूढ़ियाँ हैं उनको एकत्रित करके भी ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। या फिर उसमें जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए जैसे अगर हमको ट्राइकोग्रामा का प्रयोग कर सकते हैं
ट्राइकोग्रामा का प्रयोग करने के लिए क्या है कि ट्राइकोकार्ड हम अपने जितने भी अलग अलग कीट हैं, जैसे जो जिसमें सूड़ियाँ होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कि एक ग्रुप है जिसमें इस तरह का है जिसमें अन्य अवस्थाओं में नुकसान करने वाली अवस्था जो सूड़ी होती है, ऐसे कीटों के लिए हम ट्राइकोकार्ड लगा करके उनको नियंत्रित कर सकते हैं। और अलग अलग फसलों के अलग अलग संस्तुति है कि जिसमें हम उसका ट्राइकोकार्ड लगाते हैं। और इसको लगाने के साथ साथ फिर आगे बहुत सारे हमारे और भी हैं ये ट्राइकोग्रामा की, जैसे अगर हमको शुगर गन्ने में लगाते हैं या फिर जो हमारे इसमें क्या कहते हैं कि धान में लगाते हैं या इसमें और जगहों में लगाते हैं, तो उसकी अलग, जैसे ट्राइकोग्रामा किलोनिस या फिर धान में लगाते हैं जैपोनिकम, या हमारा टमाटर में लगाते हैं ब्रेसिलियनसिस, इसकी सीज है जिसको हम प्रयोग करते हैं ट्राइकोकार्ड के रूप में। और आगे जो है हमारा कई और भी हैं ऐसे बायो एजेंट्स, जैसे कि एप्रिकेनिया जो हमारा उसमें गन्ने में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम, जैसे अभी सरसों का सीजन चल रहा था, सरसों में क्या है कि जो क्राइसोपरला एक इंसेक्ट वो है हमारा बायोजेंट है, जिसको हम लैब में उत्पादित करके इसको भी हम फील्ड में छोड़ सकते हैं और जिससे कि एफिड को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे जो बायो एजेंट्स हैं इनको लैब में उत्पादित करके भी हम वहाँ पे फील्ड में अप्लाई करके उनका कीटों का नियंत्रित कर सकते हैं। तो और इसीलिए एक जो IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो सारी विधाएं जो हमारे पास उपलब्ध, सबको ऐसे समावेश करना है कि जिससे हमारी लागत भी कम आए और उत्पादन स्वस्थ और अच्छा हो, ज़्यादा हो, कम लागत में अच्छा उत्पादन हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम उसका प्रयोग करते हैं। अब जितने बायोजेंट्स इसको प्रयोग करने के बाद फिर आगे फिर भी एक चीज़ होता है कि किसान भाई ध्यान रख सकते हैं कि भाई अगर इन्होंने सारे सावधानियां लिए फिर भी कभी कभी किसी फसलों में ऐसा होता है कि नहीं नियंत्रित कर पाया, टाइम से नहीं कर पाया, तो अंतिम रूप में उनको जो आवश्यक उससे संबंधित रसायन कीटनाशी है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं और निश्चित रूप से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर एक चीज़ देखें कि जैसे एक छोटा सबसे ज़्यादा अगर उसमें है कि एक सबसे ज़्यादा सब्जी में जो रसायन का प्रयोग किया जाता है कीटनाशी का, बैगन की फसल है जिसमें कि बहुत सारा कीट रसायन प्रयोग करते हैं लोग। उसमें देखें अगर वो एक ध्यान दें कि जब भी फसल अगर अपनी लगाते हैं तो उसके चारों तरफ 2.5 मीटर ऊंची एक मॉस्किटो जो इस तरह से जाली होता है, जो मॉस्किटो नेट की तरह से होता है, एक बाउंड्री के रूप में चारों तरफ से लगा दें और इसके बाद उसके अंदर बराबर निगरानी करते रहें। और जो टहनियाँ प्रभावित होती, जैसे सूट एंड फ्रूट बोरर जो लगता है सबसे पहले टहनियों को प्रभावित करता है, तो जहाँ से टहनियों के जहाँ सूखना शुरू होता है और उसको देखें कि थोड़ा सा हरा भाग लेकर के उसको कट करके किसी पॉलीथीन में इकट्ठा करके और ले जा कहीं मिट्टी में दबा देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा ये करते रहेंगे, लगातार क्लिपिंग करते रहेंगे, तो ये देखेंगे कि निश्चित रूप से आपके एक तो आपने जो नेट लगाया चारों तरफ, उससे जो दूसरे बगल के खेत से आपके खेत में इसका कोई और कीट नहीं आ पाएगा। और ये रेगुलर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको क्लिपिंग करते रह रहे हैं, तो ये आप देखेंगे कि आपकी फसल बिना किसी रासायनिक कीटनाशी के कंट्रोल कर सकते, उत्पादन ले सकते हैं। और इसमें भी आप जो है ट्राइकोकार्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम निश्चित रूप से सब सावधानी ले करके ये बिना किसी रासायनिक दवा के भी हम उसका उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों को तो ध्यान देना चाहिए कि एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन के तरीकों को अपने फसलों में प्रयोग करना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा होता है इनका कि कम से कम लागत में वो अपने अधिक से अधिक उत्पादन लेकर के अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। सर, आप बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट के लिए ट्राइकोडर्मा के बारे में बता रहे थे। तो सर, जिन फसलों में पौध रोपण किया जाता है जैसे कि टमाटर, बैगन आदि, साथ ही कुछ फसलें ऐसी हैं जिसका वानस्पतिक भाग ही बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है जैसे कि गन्ने में, तो क्या इन फसलों में भी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जा सकता है? हाँ, इसमें ट्राइकोडर्मा का क्या है, उसका पेस्ट बना करके उसके जड़ को उसमें डिप कर दें
और इसके बाद उसको ले जा करके इसको लगा सकते हैं, तो हमारा जो भी इस तरह का जो नुकसान होने से बचा जा सकता है। सर, बायो कंट्रोल एजेंट्स का आपने कई बार जिक्र किया, एक बीटी करके बहुत सुनने में आता है, तो क्या इस दलहनी फसलों में कीट नियंत्रण में इसका कोई उपयोग है? हाँ, किया जाता है। बीटी जो है बैसिलस thuringiensis है, जो ये हमारा नियंत्रण के काम में आता है। जो कुछ कीट हैं उस पर इनका हम स्प्रे करते हैं और इससे आसानी से नियंत्रित हो जाता है। तो ये हमारा जो जैविक नियंत्रण के उसमें प्रयोग किया जाता है, ये भी बहुत ही उपयोगी है, जिससे हमारे कीट नियंत्रण हो सकते हैं इससे। सर, आज इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद दूंगी। देखिए, दलहनी फसलों में कीट प्रबंधन किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि कीटों के कारण उत्पादन में भारी हानि हो सकती है। रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जैविक कीटनाशक, फेरोमोन ट्रैप और उन्नत तकनीक जैसे ड्रोन और स्मार्ट सेंसिंग का उपयोग कीट नियंत्रण में अधिक प्रभावी और सुरक्षित उपाय है। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में कीट प्रबंधन से संबंधित किसी भी समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं, तो आप हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर उमेश चंद्रा के मोबाइल संख्या 9451158771 पर सीधा संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की चर्चा ज्ञानवर्धक लगी होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।